चलिए अभी जो है ना मैथ का सेट पेपर 2 को देखते हैं, ठीक है ना। बढ़िया से देखिए। तो मैथ का सेट पेपर 2 में क्या चीज है, ये वर्मा का टुडे है, ठीक है। देखिए तो इसमें सबसे पहली बात क्या बोला है, एक नंबर क्वेश्चन है। देखिए निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन सा है। तो 140 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है जी, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड में मतलब होता है लासा। क्या होता है, लासा। तो चलिए जो सवाल है उसका लासा ही निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 140 है तो 140 से कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, सबसे पहली बात 140 का लासा निकालते हैं। 140 तो लासा निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का और 11 का, ठीक है। ये सब संख्या याद रखिए, ठीक है। ये अभाज्य संख्या होता है और अभाज्य संख्या में ही क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़े सुनिए, बड़े से देखिए। 2 से करेंगे, 2 का पारा में 14 कितना बार में आता है रे, 2 सते 14 और 0 है तो 0। अब फिर 2 का पारा में से फिर देंगे, 2 का पारा में 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बच गया, कितना हो गया इधर 10, 2 बचे 10। समझ आया कि नहीं यार, 2 तिया 6 हो गया है। इसमें 7 में से कितना बच गया, 6 घटा देंगे, कितना बचा, 1। जो 1 बचा है 0 के आगे लग के कितना बन गया, 10। और 2 का पढ़ा में 5 बार में कितना हो गया, 10। समझना है बात। और फिर देखिए पीछे में 5 रहने से किससे भाग करते हैं, 5 से ही। तो देखिए 5 है कि नहीं लसा के नियम में, है ना। तो 5 से करेंगे, 5 सते 35। और देखो 7 है कि नहीं लसा के नियम में, है ना। तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार से हम लोग का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया बताइए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखिए कौन सा है ये वाला, बी नंबर। तो बी नंबर सही है कि नहीं, सही है ना। समझ में कैसे करके निकालना है, चलिए। तो समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा ही, पहला सवाल में ही आएगा, इसलिए याद रखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए और बढ़िया से इसको लिखिएगा बाद में। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 को बढ़िया से देखेंगे, चलिए। हाँ, तो सवाल नंबर 2 ये रहा। सवाल नंबर 2 में क्या बोल रहा है उसको ध्यान सुनिए। 17/8 का दशमलव प्रसार कैसे होगा, कैसे होगा। आप देखिए, याद रखिएगा मेरे बात को, दशमलव प्रसार कैसे होगा उसको याद रखने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेरे बात को ध्यान सुनिए, आप इधर उधर मत देखिए, बिल्कुल ध्यान सुनिए। देखिए जो दशमलव प्रसार कैसे होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाला का लासा निकालते हैं। किसको निकालते हैं, नीचे वाला का लासा। तो देखिए नीचे वाला का लासा में अगर खाली कौन आता है, 2 आता है, चाहे 5 आता है। 2 और 5 अगर खाली आया, बस इसके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2 और 5 खाली आता है तो हम उस प्रकार का दशमलव संख्या, दशमलव प्रसार क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, शांत। तो चलिए निकालते हैं, नीचे वाला को निकालना है, ठीक है। तो चलिए नीचे वाला को निकालते हैं। 8 का 2 से देंगे तो कितना होगा, 4। लासा का नियम समझ में आ गया ना, 2 3 5 7। तो 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में, 4 बार में। फिर 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में। 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में, 1 बार में। तो लासा कितना आया, 2 कितना आया जी, 2 गुना 2 गुना 2। ये नहीं खाली 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हम बोले थे ना 2 या 5 आना चाहिए, तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो इसके अलावा कोई अलग आ रहा है क्या, नहीं ना। 2 या 5 के अलावा कोई अलग आ रहा है, नहीं ना। तो यहाँ देखो 2 तो आ रहा है ना, 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या, नीचे 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या, हम अभी अभी बताए थे कि 2 या 5 आने से क्या होता है, जो दशमलव प्रसार कैसे होता है, शांत। क्या होता है, शांत। समझ में आ गई नहीं बात को। नीचे वाला का लासा निकालेंगे, नीचे वाला का लासा में अगर क्या आता है, 2 और 5 आता है, तो वैसे वाला दशमलव प्रसार कैसे होता है, शांत। कैसे होता है जी, शांत। समझ में आया। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। ऐसे सवाल ही आएगा, बहुत आसान आएगा, आप लोग ध्यान देके देखिएगा और बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 ये रहा, इसको तो आप देख के ही बता दीजिएगा। कैसे बताइएगा, यहां देखिए क्या बोल रहा है, इसमें 1 नंबर सबको लाना है, समझ में आ रहा है। 3 नंबर देखिए, y बराबर px, y बराबर क्या है, px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px मतलब x को कितना बार काटा है, ठीक है। px के शून्यकों की संख्या क्या होगा,
मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, देखना है कि ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ कितना बार काटा है। देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है रे, ये वाला जो देखिए एक बार काटा है यहाँ पे, 2 बार काटा है यहाँ पे, 3 बार काटा। वाई एक्सिस को नहीं देखना है, ठीक है, ये सीधा वाला वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस को कितना बार काटा है वो नहीं देखना है। जब भी इस प्रकार से फोटो आएगा तो एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है उसको देखना है, कितना बार काटा है, 1 2 3, कितना बार काटा है जी, 3 बार। तो शून्यकों का संख्या कितना हो गया, 3, सही आंसर हो गया 3। बात समझ में आया, ऐसे करके बनाना है। आप चौथा नंबर सवाल देखते हैं, चौथा नंबर सवाल भी बहुत ही इजी है, तो ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत ही मजा आएगा। चलिए ये रहा एक ठू। नेक्स्ट सवाल अब देखिए किसमें क्या बोला है उसको सुनिए। बोला है द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है, समझ आ रहा है, के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है आप लोग को, शायद याद नहीं होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम लिख दे रहे हैं, शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। चलिए अब साथ में साथ एक और फॉर्मूला इसके साथ ही लिख देते हैं, शून्यकों का, इसको भी याद रखना होगा, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है रे, शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुना बीटा। क्या होता है, अल्फा गुना बीटा। और शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अल्फा, इसका नाम क्या है, बीटा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। ये वाला दिख रहा है ना, ये बिंदु 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला 2 दिख रहा है ना। चलिए तो हम लोग को निकालना यही वाला खाली है, बस ये वाला को निकालना है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला को निकालने के लिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद को नीचे लिखेंगे यहाँ पे, इसको इतना लिखना नहीं है आपको, टिक मारना है तो पीछे तरफ रफ में आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर का आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ए। क्या बोलते हैं, ए का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, मतलब कितना दिया है, 1। और जो x के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, b। क्या बोलते हैं जी, b। और b का मान यहाँ कितना दिया है रे, देखो x के आगे जो रहता है उसको बोलते हैं b का मान कितना दिया है, 7। और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, c का मान कितना दिया है बताइए, c का मान दिया है 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो समझ में आया, चलिए बराबर। चलिए ये माइनस है तो पहले माइनस लिखिए, और b का मान कितना है जी, 7। b का मान कितना है, 7, तो b का मान 7 लिख देंगे। a का मान कितना है बताइए, a का मान 1 है, तो नीचे में 1 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं, बात आ रहा होगा। चलिए नीचे जब 1 रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो बचा कितना, -7। इस प्रकार से हम लोग का शून्यकों का योग कितना निकल गया, -7। तो आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर सी नंबर सही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं बात। चलिए आया होगा कि नहीं आया होगा बताइए, आ गया ना। चलिए समझ में आया ना, इस बात को याद रखिए, एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ए। कुछ नहीं था, मतलब कितना था इसका, 1। और जो एक्स के आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स के आगे में रहता है उसको बी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बड़े से देखिए, ध्यान सुनिएगा। चलिए तो हो गया ये वाला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अभी सवाल नंबर, कौन सा सवाल देखेंगे जी, 1 मिनट। चलिए सवाल नंबर कितना देखेंगे अभी, सवाल नंबर 5। 4 नंबर हो गया, समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे, ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। सवाल नंबर 5 में देखिए, हाँ सवाल नंबर 5 में, ठीक है, ये सवाल नंबर 5 रहा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 5 में ये रहा सवाल नंबर 5। देखिए ध्यान सुनिएगा, मेरे बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है समीकरण निकालिए, सॉरी निकाय। ये वाला जो है ना पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो अद्वितीय हल कब होता है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला
अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के साथ, लेकिन c1 बटा c2 के साथ बराबर नहीं होता है। तब क्या होता है? जो दो समीकरण का जो हल है वो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। दिए थे कि नहीं फॉर्मूला ये सब का? चलिए तो इसको याद रखिएगा, मेरे बात को समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अद्वितीय हल बोलेगा तो आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है? तो अनेक हल वो होगा, अनेक हल होगा बोल के बोलता है तो आपको ये वाला याद रखना है। समझ में आ रहा है? अनेक हल होगा तो उसके लिए ये वाला याद रखिए, ठीक है? सॉरी तो गलत वाला टिक मार दिए ना। चलिए ध्यान सुने, बात सुने। अनेक हल होगा बोल के बोलेगा तो ये वाला टिक मारिएगा, और कोई हल नहीं होगा बोल के बोलेगा तो किस में टिक मारिएगा? ये वाला में टिक मारिएगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा अगर बोलता है तो आपको ये वाला टिक मारना है। और सुनिए, अद्वितीय हल अगर होता है बोलेगा तो आपको ये वाला टिक मारना है, ठीक है? चलिए तो समझ में आया? तो ये जो है ना, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के साथ बराबर नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। समझ में आ रहा है? अद्वितीय हल मतलब एक ही हल होगा। क्या होगा? एक ही हल होगा, ठीक है? एक ही हल होगा। समझ में आ रहा है बात को? अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 अगर सब बराबर होता है तो उसके लिए क्या होगा? अनेक हल होगा। और a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होगा लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इस सबको तीनों के तीनों को आप एक ही बार में याद कर लीजिए। कोई भी आता है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऐसे वाला आएगा तो आएगा, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। समझ में आया ना बात को? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बढ़िया से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को यहीं पे देख लेते हैं, ठीक रहेगा। देखिए सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 6 बोल रहा है यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं कैसे होगी? एक ठो जोड़ा संगत मतलब क्या बोल रहा है? ध्यान सुनिएगा। यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है मतलब एक जोड़ा क्या है? बराबर है, और दूसरा जोड़ा क्या नहीं है? बराबर नहीं है। देखिए कौन सा होगा? अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ देखिए संगत है मतलब क्या? एक जोड़ा बराबर है, देख लीजिए, ठीक है? तो एक जोड़ा तो बराबर है। देखिए एक जोड़ा इस प्रकार से बराबर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे बढ़िया सुन लीजिए, बोल रहा है यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं कैसे होती है? इसको याद रख लीजिएगा बढ़िया से कि अगर एक जोड़ा क्या रहता है? संगत रहता है तो उसका निरूपित वाला किस प्रकार से रहता है? निरूपित रेखाएं मतलब क्या? ग्राफ उसका किस प्रकार से बनता है? उसका ग्राफ जो है ना प्रतिच्छेदी बनता है। क्या बनता है? प्रतिच्छेदी। यानी कि इस प्रकार से आपस में दोनों क्या होता है? आपस में काटता है। प्रतिच्छेदी बनेगा या फिर क्या बनेगा? संपाती बनेगा। संपाती मतलब एक के ऊपर एक ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है? इसको याद रखिएगा, ध्यान सुनिए। यदि रैखिक समीकरणों का एक जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। संगत है, क्या है? संगत है, तो कैसे बनेगा आपका रेखा कैसे बनेगा? रेखा जो है ना प्रतिच्छेदी बनेगा या फिर संपाती बनेगा। इसको याद रखिए, ठीक है? बढ़िया से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए बाबू। चलिए सवाल नंबर 7 देखिए, बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिए। चलिए बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए समीकरण युग्म मतलब समीकरण का जोड़ा दे दिया है। पहला जोड़ा तो ये है, दूसरा जोड़ा ये है, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करना है? एक्स और वाई का मान निकालना है। कैसे एक्स और वाई का मान निकालेंगे? बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा? 2x माइनस वाई बराबर में कितना है? 5। पहला समीकरण ये रहा, और दूसरा समीकरण कौन है? 3x प्लस 2y बराबर में कितना है? 4। ये रहा दूसरा समीकरण, दिख रहा है ना? चलिए अब देखिए क्या करते हैं बात इसमें। देखिए अब इस समीकरण से क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई एक जन को क्या करना है?
खत्म करना है, एक्स चाहे वाई को खत्म करना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम किसको सेम करेंगे। देखिए बात को ध्यान दीजिएगा, जब दो समीकरण इस प्रकार से दिए रहता है और एक्स और वाई का मान निकालने का रहता है, तो उसमें से कोई एक जन को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो किसको बराबर करेंगे, तो याद रखिएगा जो माइनस में रहता है उसको बराबर करना पड़ता है। देखिए ये y क्या में है, माइनस में, इधर क्या में है, प्लस में, तो y को बराबर करेंगे। तो y को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला समीकरण में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। दिख रहा है ना। तो ये वाला समीकरण में जैसे 2 से गुना कर देंगे तो y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, समीकरण 1 गुना क्या करना पड़ेगा, 2, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। देखो y को भी 2 से गुना करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 2y, बराबर है तो बराबर। 5 को भी 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा। समझ रहे बात को, ये पूरा समीकरण को ही 2 से गुना कर दिए, इसलिए 2 को गुना किए 2 से तो 2 गुना 2x हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस। ये y को भी 2 से गुना किए तो क्या हो गया, 2y हो गया, बराबर है तो बराबर। 5 को भी 2 से गुना किए तो क्या हो गया, 2 गुना 5। अब चलो गुना करते हैं, 2 दूने कितना हो जाएगा रे, 4, x है तो x, माइनस है तो माइनस, 2y तो 2y, बराबर तो बराबर, 5 दूने 10। देखिए आप दो, देखिए यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण 3। कितना मान लेंगे, समीकरण 3। समझा रहा बात को। देखिए समीकरण देखो, समीकरण 3 किससे बना, समीकरण 1 से बना है, ठीक है। तो समीकरण 1 से बना है 3, तो आप किसको नहीं देखना है, समीकरण 1 को नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि समीकरण 1 ही कितना बन गया है, समीकरण 3 बन गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। समीकरण, ये एमसीक्यू है तो उतना नहीं लिखना पड़ेगा। समीकरण 3 में बड़ा बड़ा मान सब है, इसलिए समीकरण 3 को ऊपर में रखेंगे, है ना। समीकरण 3 घटाओ समीकरण, ऐसे करके आप निकालिएगा समीकरण 2। समझ में आ रहा है। समीकरण 3 आगे लिखेंगे तो समीकरण 3 को आगे लिखेंगे। समीकरण 3 क्या है जी, 4x माइनस 2y बराबर में कितना है, 10। और समीकरण 2 को पीछे में लिखे, माइनस के पीछे में, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 को नीचे में लिखेंगे। क्या है रे, समीकरण 2 में 3x कितना है भैया, ध्यान दीजिएगा, 3x बीच में प्लस है, फिर उसके बाद क्या है 2y बराबर में कितना है रे, 4। तो देखिए इसको करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, माइनस नहीं है, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करने से क्या होगा, साइन नहीं बदलेगा, ठीक है ना। प्लस करने से क्या होगा, साइन नहीं बदलेगा। तो देखिए तो 4x और 3x कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7x कितना हो जाएगा रे, 7x। और ध्यान दीजिएगा ऊपर में 2y है, माइनस 2y है, नीचे में क्या है, प्लस 2y। तो माइनस प्लस क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। अगर माइनस में एक 2 है और एक 2 किस में है, प्लस में है, एक 2 माइनस में एक 2 प्लस में है, तो क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 2y में से 2y घटाएंगे कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। इसको याद रखिएगा, एक जन प्लस में रहता है, एक जन माइनस में रहता है, तो क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 2 में से 2 घटाए तो कितना हो गया, 0। 2y में से 2y घटाए तो 0 हो गया, बराबर है तो बराबर। देखिए दोनों प्लस में तो जोड़ेंगे, 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया, 14। बात समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लकीर करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए तो इधर क्या आ गया हम लोग का, 7x बराबर कितना आ गया जी, 14। अब ध्यान दीजिएगा 7 इधर, 7 और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है। तो 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा। तो 7 कम 7, 7 दूने 14। तो x का मान कितना आ गया रे, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान को कोई भी समीकरण में बैठा दीजिएगा, y का मान आ जाएगा। तो कौन सा समीकरण बैठाएंगे, मानते हैं समीकरण 2 में बैठाते हैं। किस में बैठाएंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, इतना लिखना नहीं है आपको, बनाते समय धाए धाए बनाना है, ठीक है, रखने पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 जो भी है उसको समीकरण 2 बोल दिए, तो मतलब समीकरण 2 क्या होगा, इधर आ जाएगा, बराबर में 4। देखिए जहां पे ध्यान दीजिएगा, जहां पे x से हो जाएगा कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखिए 3 है तो 3, x के जगह कितना लिखेंगे रे, 2, प्लस है तो प्लस, 2y तो 2y बराबर में कितना, 4। चलिए 3 दूने कितना हो गया, 3 दूने 6 है, 3 दूने कितना हो गया,
6 प्लस 2y तो 2y बराबर में कितना 4। ध्यान दीजिएगा ये प्लस में 6 है, प्लस में 6 है, बराबर उस पर जाके क्या होगा माइनस में 6, तो इधर बचा 2y, उधर जाके क्या हो गया ये प्लस में 6 था, बराबर उस पर आगे क्या हो गया माइनस में 6। तो 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2। लेकिन देखो बड़ा वाला का साइन क्या है, बड़ा वाला संख्या का क्या साइन है माइनस, इसलिए इसका आंसर में क्या लग जाएगा माइनस। समझ में आया, बड़ा वाला का साइन अगर माइनस है तो आंसर में लग जाता है माइनस। देखिए यहां बढ़िया से सुनिए, ये दोनों घटाए तो कितना हो गया -2, और देखिए 2 इधर क्या में है पहले से गुना में, क्या में है गुना में है ना, इधर का 2, इधर का 2 गुना में, इधर क्या हो जाएगा भागा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। समझ में आया कि नहीं है, इधर में 2 गुना में था ना, ये 2 इधर आके क्या हो गया भागा। समझ में आ रहा है, ये दोनों घटाने से कितना है, ये दोनों घटाने से -2 है, और इधर का जो 2 था इधर आके क्या हो गया भागा हो गया, ऊपर का 2 नीचे का 2 क्या हो गया कट गया। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना है आंसर -1, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। समझ में आ रहा है, x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया -1। देखिए x का मान आया गया कितना 2 और y का मान कितना आया -1। ठीक है, समझ में आ गया बात को। चलिए आगे देखते हैं फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 8 देखेंगे हम लोग, बढ़िया से देखिए, समझ में आ रहा है। चलिए सवाल नंबर 8 देखिएगा, सवाल नंबर 8 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, सुनिए ये क्वेश्चन रहा आपका, हाँ तो बोल रहा है, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिएगा, कोई भी नजर हटाइएगा मत, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हाँ 8 नंबर सवाल है, समीकरण निकाय, ये वाला समीकरण दिया है और ये वाला समीकरण दिया है कि अद्वितीय हल होने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है, देखिए अद्वितीय हल का बताइए, आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बताइए अद्वितीय हल का। सबसे पहली बात समीकरण जो दिया है उसको लिखेंगे, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर कितना 0। पहला समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण क्या दिया है 2x माइनस के y माइनस 2 बराबर में 0। समझ में आ रहा है, तो ये 2 समीकरण दिया है। आप याद रखिएगा थोड़ा सा कि x के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a, और y के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c, और x के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a, और y के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b, और सिंगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं c। यहाँ क्या बोला है उसको सुनिए, ध्यान दीजिएगा। अद्वितीय हल कब होता है बताइए, तो अद्वितीय हल का फॉर्मूला बताइए, a1 बटा a2 बराबर होता है कि नहीं होता है, नहीं बराबर होता है कि होता है। चलिए a1 बटा a2 और b1 बटा, देखिए अद्वितीय हल के लिए कौन सा हम लिखाए थे, देखिए अद्वितीय हल के लिए ये दी वाला है, ठीक है। देखिए अद्वितीय हल के लिए ये वाला होता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है, ठीक है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो अद्वितीय हल होगा बोल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा a1 बटा a2 b1 बटा b2, ठीक है, a1 बटा a2 b1 बटा b2। अद्वितीय हल होता है, इसका मतलब क्या a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है। समझ में आ रहा बात को, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के साथ बराबर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा सुनिए, ये वाला सवाल बहुत ही धाकड़ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है, तो a1 का मान कितना है यहाँ पे, a1 का मान कितना है रे, इसको a1 बोलेंगे, इसको b1 बोलेंगे, इसको c1। पहला समीकरण का जो भी रहेगा उसको a1 b1 c1, दूसरे समीकरण को क्या बोलेंगे a2 b2 और c2। समझ में आ रहा है, इसको याद रखिए। a1 का मान कितना है रे, x का कौन है, x का जो रहता है उसको a1 बोलते हैं, x का कौन है 2, तो इसमें देखिए a का मान हो गया 2, a1 का मान हो गया 2, a2 का मान कितना है जी, a2 का मान कितना है, x का आगे देखिए 2 है, तो a2 के आगे भी क्या लिखेंगे 2। देखिए बराबर काटा हुआ है, तो बराबर काटा हुआ तो बराबर काट देते हैं। b1 का मान कितना है, देखिए b1 का मान दिख रहा है यहाँ पे कुछ, y के आगे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कितना है 1 बटा b2 कितना है, देखिए y के आगे कितना है
y का कितना है k, y का कौन है k, तो y का जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं b2, तो b2 का मान इसमें कितना है माइनस के, कितना है माइनस के। समझ रहा है क्यों माइनस ले रहे हैं, क्योंकि देखिए y का जो भी रहता है सबको लेना पड़ता है, ठीक है, इसलिए y का जो y के आगे में क्या है माइनस के, इस कारण से b2 का मान कितना हो गया, b2 का मान हो गया माइनस के। समझ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बात सुनिएगा। ऊपर का 2 नीचे का 2 के साथ क्या हो गया, कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया आंसर 1, कितना आ गया जी 1। आगे देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए, ऊपर में 1 है, नीचे में भी कितना है, नीचे में 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, नीचे में भी 1, ऊपर में भी 1, ऊपर में 1 है, नीचे में क्या है माइनस के। देखिए पलटी करेंगे, क्या करेंगे, देखिए ये जो पलटी नहीं करेंगे, ये जो नीचे का जो के है इधर किसके साथ गुना होगा, 1 के साथ, दिख रहा है ना, तो के को खाली गुना करना है, माइनस को छोड़ देना है, तो के एकम, देखो ये तिरछा गुना होगा, नीचे वाला ऊपर के साथ गुना, तो के एकम के, और ये जो 1 है किसके साथ गुना होगा, इस 1 के साथ, तो 1 एकम 1, ये माइनस को छोड़ दिए इस साइड में, हाँ, तो देखिए कितना होगा के का मान -1। देखो कटा हुआ है तो ऐसे काट दो, कटा हुआ है ना, क्योंकि आद्वितीय हल होने से ये दोनों बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो कटा हुआ रहता, तो फाइनली कितना आ गया आंसर, फाइनली आंसर आ गया के का मान कितना आ गया -1, कितना आ गया -1 आ गया, तो ये रहा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बात करेंगे थोड़ा सा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला बात रहेगा 9 नंबर बात, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिए ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर का आप याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान सुनिए, बड़े से देखिए, ये 9 नंबर का ना आपको याद रखना होगा पूरा बढ़िया से, क्योंकि देखिए कौन सा यहाँ द्विघात समीकरण है पूछ रहा है ना, तो ये वाला सवाल सेम टू सेम पूछता है, ठीक है, तो आपको इसको कैसे करके करना है, आपको पहले गुना करके देखना है कौन सा में द्विघात आ रहा है, ठीक है, तो पहला वाला गुना करके देखते हैं, ठीक है, तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन आपको ध्यान से बनाना है, ठीक है। तो 1 नंबर देखिए, 1 नंबर को चेक करेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं, x+1 का स्क्वायर बराबर में 2x - 3, ध्यान से देखिएगा, आपको स्पीड से बनाना होगा इसको, ठीक है। ये किसके रूप में है जी, a + b का होल स्क्वायर के रूप में है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है जी, पहले तो a का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, ऐसे याद रखिए। हाँ देखिए, a के जगह कौन है x, b की जगह कौन है a है, 1 है, ध्यान दीजिएगा, तो a + b का होल स्क्वायर यही रूप में है ना जी, ये रूप में है, तो क्या करेंगे हम, ये रूप में है तो ये वाला रूप में खाली लिख देंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, a + b का होल स्क्वायर में रहने से पहले a का स्क्वायर लिखना पड़ता है, तो a का स्क्वायर लिखेंगे, a का स्क्वायर लिख दिए, a का जगह कौन है x, उसका फिर क्या लिखना पड़ता है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखना पड़ता है जी 2, तो 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखना पड़ता है a का जगह कौन है बताइए, a का जगह कौन है रे x, फिर किसको लिखना पड़ता है b, तो b की जगह कौन है, b की जगह कौन है रे 1, फिर प्लस देना पड़ता है, तो प्लस कौन होता है b का स्क्वायर, तो b की जगह कौन है, b की जगह पे 1 है, तो 1 लिखेंगे, उसका स्क्वायर बराबर है, तो बराबर, देखिए 2 गुना में है, अंदर जाके क्या, सॉरी ब्रैकेट के बाहर में है, मतलब क्या में गुना में है, तो 2 और x को गुना करेंगे तो क्या होगा 2x, बीच में माइनस है तो माइनस, और 2 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा 2 तिया 6, समझना रहा बात को, x का स्क्वायर मतलब x² प्लस है तो प्लस, देखिए ये जो 2 है किसके साथ गुना होगा 1 के साथ, सब ब्रैकेट में है, सब ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या, सब गुना में है, क्या में है जी, सब ब्रैकेट में है, मतलब क्या में है, गुना में है, तो ये देखिए 2 और 1 को गुना करेंगे, 2 एकम 2, और x है तो x तो पीछे तरफ रहेगा ही, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, याद रखिए, हाँ 2x तो 2x, माइनस में 6। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जितना भी बराबर के इस पार में है ना सबको इस पार लेके आएंगे, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं x² + 2x + 1, समझ में आया, इतना तो लिख लिए। अब देखिए बराबर के इस पार में देखिए कौन है 2x, कौन है जी 2x, प्लस में 2x है, बराबर के इस पार आएंगे तो क्या होगा माइनस में 2x, देखिए प्लस माइनस में 6 है, बराबर के इस पार आएंगे तो क्या होगा प्लस में 6, इस साइड कुछ बचा
बराबर के इस बार कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 0। माइनस में 2x था, प्लस में 2x था, बराबर के इस बार क्या हो गया, माइनस में 2x। माइनस में 6 था, इधर क्या हो गया, प्लस में 6। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब देखिए कुछ कुछ कटेगा, देखिए यहाँ प्लस में 2x है, ये माइनस में 2x है, प्लस माइनस क्या होता है, सेम सेम रहने से कट जाता है। समझ में बात को, 2x में से 2x घटा देंगे तो कितना हो गया, 0। याद रखिएगा, एक जन प्लस में रहता है, एक जन माइनस में रहने से क्या होता है, दोनों अगर सेम सेम है तो दोनों कट जाता है, इसको याद रखिए, ठीक है। बाकी बात ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और इधर प्लस में कितना है, 6। प्लस में कितना है, प्लस में 6 है, बराबर में 0। समझ में आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर 6 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया, 7, बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण आया कि नहीं आया, आया ना। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, वैसे समीकरण जिसमें घात में कितना रहता है, घात में 2 रहता है, उस प्रकार का समीकरण को बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसका घात में 2 है कि नहीं है ना, तो घात में 2 है तो क्या बोलेंगे, इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको भी करने से द्विघात समीकरण नहीं आएगा, इसको भी करने से द्विघात समीकरण नहीं आएगा, ठीक है। खाली इससे आ गया, मतलब यही वाला सही आंसर है आपका 1 नंबर। आपको इसी प्रकार से निकाल के देखना है, समझ में आ रहा है, और जो भी मिल जाता है उसको टिक मार देना है। तो समझ में आ गया बात इसी वाला। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10। पसंद में आ रहा है, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आने वाला है, संख्या बदलेगा, चाहे इसी सवाल को देगा लेकिन जगह बदल देगा। अब जगह बदलेगा तो भी आपको करना होगा, ठीक है। चलिए समझ में आया, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से देखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है उसको सुनिए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण किसको क्यों बोला है इसमें, क्योंकि घात में 2 है। द्विघात समीकरण ये वाला दिया हुआ है कि मूलों की प्रकृति क्या निकालना है जी, मूलों की प्रकृति। तो मूलों का प्रकृति कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सुनेगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो मूलों की प्रकृति के बराबर क्या होता है बताइए। पहली बात तो समीकरण लिखेंगे, जो समीकरण दिया है उसको। समीकरण कौन सा दिया है बताइए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर में क्या दिया है जी, 0। तो सबसे पहली बात आपको क्या बताया हुआ था कि जो भी x के आगे, x स्क्वायर के आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, a, और जो x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, b, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, c। बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नजर मत हटाइएगा, नजर हटने से दुर्घटना घट जाता है, ध्यान दीजिएगा, बात सुनिए। तो अब हम लोग क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति। क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति। और मूलों की प्रकृति बराबर क्या होता है, मूलों की प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। मूलों की प्रकृति को हम दिखाते हैं डी से, किससे दिखाते हैं, डी से। मूलों की प्रकृति को हम दिखाते हैं डी से, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखिए बराबर लिखेंगे, मूलों की प्रकृति निकालने बोला है। बी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, बी की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा, -5। क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि x के आगे जो रहता है, x के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, b। तो b के आगे क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, x के आगे में क्या है, 5, लेकिन साथ में माइनस है, इसलिए माइनस को भी लेंगे। तो b की जगह कितना लिख देंगे, -5। समझना है बात को, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। a का मान कितना है जी, x स्क्वायर के आगे में कितना है, 2 है, तो a का मान हो गया 2। और उसी प्रकार से c का मान कितना है, c का मान है 3, तो c की जगह पे लिखेंगे 3, ठीक है। 5 का स्क्वायर मतलब क्या, 5 गुना 5। अब याद रखिएगा मेरा बात को कि ऊपर में स्क्वायर रहने से अंदर का माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ऊपर में स्क्वायर रहने से अंदर का माइनस क्या हो जाता है, प्लस। और 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5। 5 गुना 5 कितना होता है, 25। 5 गुना 5 कितना होता है रे, 25। तो इस जगह 25 लिख देंगे। ऊपर में स्क्वायर रहने से माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये माइनस तो प्लस हो गया, और 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 25 हो गया, माइनस है तो माइनस। 4 दूने 8, गुना में कौन है, 3। समझ रहा है। चलिए 25 माइनस में 8 दिया 24, घटाएंगे कितना बचा, 1। डी का मान कितना आया, डी का मान 1 आया। आप याद रखिएगा मेरा बात को, फॉर्मूला बार बार लिखा जा रहा है। डी का मान अगर 0 से अगर बड़ा रहेगा तो उसका जो आंसर होता है क्या होता है, वास्तविक एवं असमान। क्या होता है, सॉरी 1 लिखा गया है तो एवं लिखना पड़ेगा, वास्तविक एवं
असमान क्या होता है, फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला वास्तविक एवं असमान, ठीक है। और जब डी जो है ना 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, उसका आंसर वास्तविक, वास्तविक और क्या होता है, समान, क्या होता है, समान, वास्तविक एवं समान। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इससे कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर पूछेगा और बड़ा वाला सवाल कोई भी पूछ सकता है। और जब डी का मान क्या होता है, 0 से छोटा, क्या होता है जी, जब 0 से छोटा होता है तो इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा बताइए, ये जो 1 है, डी का मान 1 आया तो 1 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, 1 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, बड़ा होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो डी का मान क्या है, 1 है, 1 है, इसका मतलब क्या, 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है ना। तो 0 से बड़ा है तो क्या होता है उसका आंसर, वास्तविक एवं असमान। समझ रहा बात को। अच्छा बताइए, 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 1 बड़ा है ना, तो 1 बड़ा है ना 0 से, तो देखिए डी का मान कितना है, 1 है, 1 है, इसका मतलब क्या, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने से क्या होता है, वास्तविक एवं असमान। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। डी का मान 1 है मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने से क्या मिलता है हम लोग को, सही आंसर वास्तविक एवं असमान, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, तो सही आंसर कितना हो गया, बी नंबर सही हो गया आंसर, वास्तविक एवं असमान। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जरूर से आता होगा, ध्यान सुनिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।